गुड इवनिंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर। तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल आवर विज़न में आप सभी का स्वागत है। तो आज ज्योग्राफी का नया चैप्टर अक्षांश एवं देशांतर स्टार्ट होने जा रहा है। अक्षांश एवं देशांतर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं वो डिटेल से एकदम बढ़िया से कराए जाएंगे। तो चलिए हम अक्षांश एवं देशांतर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो अक्षांश पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। तो अक्षांश जो है ये ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है। अक्षांश क्या होती है दोस्तों? ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है कि या तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो विषुवत रेखा होती है इससे कोणीय दूरी, विषुवत रेखा से क्षैतिज रूप की कोणीय दूरी को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं पृथ्वी के केंद्र से काल्पनिक या कोणीय दूरी एक खींची गई रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो ये विषुवत रेखा, सबसे पहले एक अक्षांश, ये विषुवत रेखा जो है इसे भी हम अक्षांश रेखा ही कहते हैं कि विषुवत रेखा जो अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और ये जो काल्पनिक रेखा हमारी है ये सबसे बड़ी काल्पनिक रेखा भी है विषुवत रेखा। इसको हम जीरो अंश अक्षांश भी कहते हैं, ये इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। अब इसको हम ये देख लेते हैं कि विषुवत रेखा को हम एक चीज़ और, इसका नाम है भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा का एक नाम और है दोस्तों भूमध्य रेखा। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं? विषुवत रेखा कह सकते हैं, इक्वेटर लाइन इंग्लिश में कह सकते हैं, और इसको भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं दोस्तों। और इस ग्लोब पर खींची गई ये काल्पनिक रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? विषुवत रेखा होती है। विषुवत रेखा के उत्तरी दिशा में उत्तरी गोलार्ध होता है और विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो विषुवत रेखा होता है उसके उत्तरी तरफ जो हमारे रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में मानी जाती हैं, और विषुवत रेखा के जो दक्षिण दिशा में रेखाएं खींची गई हैं वो सभी पूरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं वो दक्षिणी गोलार्ध में मानी जाती हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों कहाँ से बनता है अक्षांश रेखा में, ये हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जैसे इसमें मेन इम्पॉर्टेंट जो है इसमें कुछ रेखाएं हैं, जैसे कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, और आर्कटिक वृत्त हो गया, अंटार्कटिक वृत्त हो गया, पोल हो गया, और कितनी रेखाओं की संख्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो विषुवत रेखा के बारे में तो हमें पता ही चल गया कि ये जीरो अंश अक्षांश होता है, और एक सबसे बड़ी और बात, ये क्षैतिज होती है, मतलब ये समानांतर खींची गई रेखा होती हैं। इनके बीच की जो दूरियां होती हैं ये पोल तक, मतलब लास्ट अक्षांश तक की दूरियां एकदम एक दूसरे से बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर अंतर पर खींची गई हैं। जबकि देशांतर रेखा में ऐसा नहीं होता। देशांतर रेखा में ध्रुवों की ओर उनकी दूरियां कम होती जाती हैं, लेकिन अक्षांश रेखा में क्या होता है दोस्तों कि अक्षांश रेखा में एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी जो होती है एकदम इक्वल होती है, बराबर होती है। तो और इसमें क्या है कि जैसे विषुवत रेखा से जितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं सभी रेखाएं एक अंश के बाद खींची गई हैं। जैसे जीरो अंश पे ये है तो दूसरा पहले अंश, तीसरा 2 अंश, फिर 3 अंश, फिर 4 अंश, फिर 5 अंश, ऐसे ऐसे खींचती हुई 90 अंश तक। क्योंकि अगर हम यहाँ से विषुवत रेखा से ये लास्ट वाली रेखा को अगर हम मापेंगे, यहाँ से अगर इसकी कोणीय दूरी लेंगे तो हम यहाँ से अगर रेखा खींचते हैं तो ये हमारा 90 अंश पूरा आता है।
तो अगर यहाँ से हम एक अंश लेकर उत्तरी गोलार्ध में अगर हम रेखाओं की गिनती करेंगे दोस्तों, तो हमारा 90 बनेगा, और नीचे भी वही दक्षिण दिशा में भी वही गिनती होगी। तो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अब जान लेते हैं कि कर्क रेखा क्या होता है। विषुवत रेखा के बारे में तो हमें पता चल गया। अब आते हैं कर्क रेखा के पास। कर्क रेखा जो होता है विषुवत रेखा के उत्तरी दिशा में होता है। कर्क रेखा जो होता है विषुवत रेखा के उत्तरी दिशा में होता है, और ये 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी अक्षांश माना जाता है। कर्क रेखा की खासियत क्या है? कर्क रेखा पर साल भर में कब एक बार सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं कर्क रेखा पर। और उसके बाद आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त भी दोस्तों विषुवत रेखा के उत्तरी दिशा में स्थित है, और ये 66.5 अंश मतलब 66 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश में उपस्थित है। उसके बाद हम आते हैं ध्रुव की ओर। ध्रुव जो है कोई हमारी रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखा नहीं है, वो एक हमारी बिंदु है। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब आते हैं विषुवत रेखा के दक्षिणी दिशा में। विषुवत रेखा के दक्षिणी दिशा में हम आते हैं तो मकर रेखा हमको मिलता है। उत्तरी दिशा में अगर हम जाते हैं तो 23.5 अंश अक्षांश पे कर्क रेखा मिलता है। अगर हम विषुवत रेखा के दक्षिणी दिशा में जाते हैं तो हमें एक मकर रेखा मिलता है। मकर रेखा भी विषुवत रेखा से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पे मकर रेखा अवस्थित है। अब और दक्षिण में जाएंगे, जब हम विषुवत रेखा से और दक्षिण में जाएंगे दोस्तों, तो हमें मिलेगा आर्कटिक वृत्त। जबकि हमें विषुवत रेखा से जब उत्तर में 66.5 अंश गए थे तो हमें आर्कटिक वृत्त मिला था, और विषुवत रेखा के दक्षिण में हम 66.5 अंश जाएंगे तो हमें मिलेगा आर्कटिक वृत्त। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है कि कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 अंश अक्षांश पे दोनों एक उत्तरी गोलार्ध में है और एक दक्षिणी गोलार्ध में है। इसकी खासियत यही है दोस्तों कि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार सीधी चमकती हैं, और जबकि आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त एक उत्तरी गोलार्ध में 66.5 अंश है और एक दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 अंश की दूरी पर है। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार तिरछी चमकती हैं, और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में भी यही हाल है कि मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच सूर्य की किरणें जो हैं तिरछी चमकती हैं। अब यहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो एरिया है हमारा, इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जबकि कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंध। तो अब हम आगे देखेंगे दोस्तों कि इनकी संख्या, कर्क रेखाओं के इधर मतलब अक्षांशों की संख्या क्या होती है। अक्षांशों की संख्या हम देखेंगे दोस्तों। अगर हम एक एक अंश अक्षांश की गणना करें तो हम यहाँ तक 90 अंश पे जाते जाते हमें कितनी रेखाएं मिलेंगी? इधर 90 मिलेंगी, उत्तरी गोलार्ध में हमें 90 रेखाएं मिलेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में भी हमें 90 अक्षांश रेखाएं मिलेंगी। तो हम 90 और 90 को प्लस करते हैं, और एक हमारा विषुवत रेखा है, इसको भी हम प्लस करते हैं, ये भी हमारा अक्षांश रेखा ही है। बराबर करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 181 आएगा, 181 बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है? उत्तरी ध्रुव पे हमारा एक बिंदु है और दक्षिणी ध्रुव पे एक बिंदु है। जो 90 अंश अक्षांश की रेखा मानी जाती है वो हमारी काल्पनिक रेखा न होकर वो हमारी एक काल्पनिक बिंदु होती है। इसलिए ये हम रेखा नहीं मानते, इसे हम मानते हैं बिंदु। इसलिए एक दक्षिणी गोलार्ध का एक बिंदु और उत्तरी गोलार्ध का एक बिंदु मिलकर 2 हुए। इसको माइनस करेंगे तो हमारा
179 रेखा। मतलब अगर हम सभी अक्षांशों की गणना करें तो ग्लोब पर खींची गई सभी अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 मानी जाती है और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो 179 हम ऑप्शन में अगर देखेगा तो हम वही टिक करेंगे दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देख लेते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी होती है। अगर हम देखते हैं कि एक अक्षांश एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी होती है दोस्तों, उसकी दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इनकी दूरी हम अभी बताए थे इसके आगे कि प्रत्येक अंश अक्षांश के बीच की दूरी एकदम बराबर होती है, इक्वल होती है, कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती है। परंतु इसकी जो लंबाई होती है, मतलब क्षैतिज रेखाओं की, क्षैतिज वृत्तों की जो लंबाई होती है वो ध्रुवों पर जाते जाते कम होती जाती रहती है। ठीक है, क्योंकि विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा सबसे बड़ी है, उसके बाद पहली, उसके बाद ये, मतलब ये घटता ही जाएगा। ये रेखा क्षैतिज रूप में घटती ही जाएगी और ध्रुव पे जाके एक बिंदु का रूप धारण कर लेगी। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो एक चीज़ और इसमें हम जान लेते हैं दोस्तों कि 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पे, ये उत्तरी जो ध्रुव है 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच यहाँ पे क्या होता है, 6 महीने का दिन, और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है दोस्तों। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, 21 मार्च से 23 सितंबर तक 6 महीने का दिन होता है और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक रात होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी सूर्य की किरणें हैं जो तिरछी पड़ती हैं वो आर्कटिक वृत्त तक ही पड़ती हैं, उसके बाद सूर्य की किरणें इधर नहीं पड़ती हैं, इसलिए यहाँ ध्रुव पे जो है, ध्रुव पर सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती हैं। और फिर 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है, तथा 23 सितंबर से 21 मार्च तक, जस्ट उसका उल्टा, 23 सितंबर से 21 मार्च तक यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और यहाँ पे 6 महीने का रात होता है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है कि जब सूर्य की किरणें हमारी गर्मी में, हम अगर उत्तर भारत में, जैसे हम उत्तर भारत में रहते हैं, मान लीजिए कि हम भारत में ही रहते हैं, क्योंकि भारत की हमारी अवस्थिति जो है, भारत की स्थिति हमारी उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में हमारी भारत की स्थिति, जब विषुवत रेखा से सूर्य हमारी तरफ चमकेगा, कर्क रेखा की तरफ, तो हमारे यहाँ बहुत भीषण गर्मी पड़ने लगती है। तो उस टाइम में क्या होता है, गर्मी के टाइम में यहाँ पे 6 महीने का दिन रहता है, लेकिन जब सूर्य धीरे 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 मकर रेखा की तरफ बढ़ जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध में, वही जस्ट उसका उल्टा, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ने लगती है और हमारे यहाँ ठंडी पड़ने लगती है। तो यहाँ से मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें चमकने लगती हैं तो आर्कटिक वृत्त को क्रॉस करके तिरछी दक्षिणी ध्रुव तक सूर्य की प्रकाश जाने लगती है। तो यहाँ पर 6 महीने तक यहाँ पर दिन हो जाता है और वहाँ पे उत्तरी ध्रुव पे रात हो जाती है दोस्तों। तो हम अब ये जान लेते हैं कि हमारी ये जो कर्क रेखा है, हमारी कर्क रेखा है, ये कितने देशों से होकर गुजरती है। तो हम कर्क रेखा देख लेते हैं कितने देशों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों 18 देशों से होकर गुजरती है। नोट करते चलिएगा, कर्क रेखा जो है दोस्तों 18 देशों से होकर गुजरती हैं। वो कौन कौन से देश हैं? हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका,
पहला है बहामास, मारिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। तो ये 18 देशों से होकर हमारी कर्क रेखा दोस्तों गुजरती है। अब देख लेते हैं कि मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, क्योंकि मकर रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध में इसकी अवस्थिति है। तो दक्षिणी गोलार्ध में बहुत सारे देश नहीं हैं। दक्षिणी गोलार्ध में एक थोड़े से ही देश आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका महाद्वीप का कुछ देश आता है और दक्षिणी अमेरिका का कुछ देश आता है। ये दो ही महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में इसकी अवस्थिति है। तो हम जान लेते हैं कि मकर रेखा कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है दोस्तों, ये देख लेते हैं। मकर रेखा दोस्तों 12 देशों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन सा देश है? ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस जो दक्षिण अमेरिका के पास है, वो फ्रांस उस पर आधिपत्य है, फ्रांस का आधिपत्य है, तो वो फ्रांस में ही गिना जाता है उसे। बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया। तो ये 12 देश ऐसे हैं जो कि मकर रेखा पे पड़ते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा हम जान लिए 18 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा को हम देख लिए 12 देशों से होकर गुजरती है। अब हम आते हैं विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखा को हम एग्जाम में पूछा गया है कि कितने देशों से होकर गुजरती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, या तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि देश का नाम दे दे ऑप्शन में और आपसे पूछ ले कि किन देशों से होकर गुजरता है या किन देशों से होकर नहीं गुजरता है। तो जब आपको पता रहेगा कि किन देशों से होकर गुजरता है विषुवत रेखा, तो आप आसानी से उत्तर दे सकेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। विषुवत रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। तो उन देश का नाम बारी बारी से हम बता देते हैं, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखते हैं साओ टॉम और प्रिंसिप, साओ टॉम और प्रिंसिप। और अगला क्या है? दूसरा गैबोन, तीसरा है कांगो गणराज्य, चौथा है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, पांचवा है युगांडा, छठा है केन्या, सातवां है सोमालिया, आठवां मालदीव, नवा इंडोनेशिया, 10वां किरीबाती, 11वां इक्वेडोर, 12वां कोलंबिया, 13वां ब्राज़ील। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13 देश ऐसे हैं जो विषुवत रेखा उनसे होकर गुजरती है। तो हम भारत के संदर्भ में भी जान लेते हैं कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है और मकर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। मकर रेखा तो दक्षिणी गोलार्ध में है दोस्तों, तो मकर रेखा भारत से होकर तो गुजरेगी नहीं। लेकिन जो कर्क रेखा है दोस्तों, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत की अवस्थिति हमारी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कर्क रेखा 2 बराबर भागों में उसे बांटती है। तो अगर हम ये देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम इसे एक वीडियो में मैप के थ्रू कर्क रेखा को हम बहुत बढ़िया से समझा देंगे। मैप के थ्रू हम बता देंगे किन किन राज्यों से गुजरी हुई है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। पहला राज्य है पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है दोस्तों मध्य प्रदेश, और चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, आठवां है मिजोरम। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा गया है कि भारत झारखंड की जो है राजधानी रांची, वो वहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरी है। तो ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है।
और देशांतर रेखा के बारे में जान लेते हैं। तो आइए हम देशांतर रेखा के बारे में जान लेते हैं। हम अब अक्षांश रेखा के बारे में जान चुके हैं, तो देशांतर रेखा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो हम देखते हैं कि अब तक अक्षांश के बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा। अब जो है देशांतर रेखाओं के बारे में हम देखेंगे। तो देशांतर रेखा क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, और उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि देशांतर रेखाओं का निर्माण कब हुआ। तो दोस्तों, देशांतर रेखा जो है वाशिंगटन डीसी में जो अमेरिका की राजधानी है, वहाँ पे 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी। वहाँ पे लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच नामक स्थान पे एक रॉयल वेधशाला है। उसी वेधशाला से गुजरने वाली वहाँ पे एक निर्णय लिया गया कि जो लंदन में एक वेधशाला है ग्रीनविच रॉयल वेधशाला उसका नाम है, वहाँ से ये जो रेखा गुजरी हुई है एकदम, इसे हम क्या कहेंगे, यामोत्तर प्रधान रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम, इसी को हम कहते हैं। ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से ये गुजरी हुई एक रेखा है, ग्रीनविच मीन टाइम उसका नाम दिया गया है, यामोत्तर प्रधान रेखा का नाम। तो उसी को शून्य माना गया है, मतलब देशांतरों की गणना यहाँ से ही की जाती है। इसे हम 0 अंश देशांतर रेखा मानते हैं। वाशिंगटन डीसी में सीधा हम कह सकते हैं, वाशिंगटन डीसी में 24 अक्टूबर 1884 में एक गोष्ठी हुई थी, जहाँ पे निर्णय लिया गया कि लंदन में एक ग्रीनविच नामक स्थान है, एक रॉयल वेधशाला है, वहाँ से एक जो यामोत्तर प्रधान रेखा गुजरी हुई है उसी का नाम ग्रीनविच मीन टाइम रखा गया है। तो इसी को दोस्तों 0 अंश यामोत्तर प्रधान रेखा माना गया है, इसी से हम गणना करते हैं। इसके पूर्व में अगर हम जाते हैं तो हमारा जो समय है वो बढ़ जाता है, और इसके पश्चिम में जब हम आते हैं तो समय हमारा माइनस में जाता है। इसीलिए भारत का जो टाइम है वो इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे रहता है, क्योंकि हमारी जो स्थिति है इंग्लैंड से पूर्व दिशा में स्थित है। अगर हम देखा जाए तो अगर इसको हम अब डिवाइड करें, जैसे अगर हम अक्षांश रेखा से जब डिवाइड कर रहे थे दोस्तों, तो हम इसको क्या मान रहे थे, हमारा ये विषुवत रेखा 0 अंश अक्षांश। तो इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध हम कहते थे। लेकिन जब हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को हम लेकर चलेंगे तो हम यहाँ पे अब हमारे पास 4 भाग हैं। जब विषुवत रेखा था तो 2 ही भाग थे, लेकिन अक्षांश और देशांतर जब दोनों एक साथ हैं ग्लोब पर, तो हम 4 भाग देख रहे हैं। ये हम कहेंगे उत्तर पूर्व गोलार्ध, इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व गोलार्ध, इसको हम क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को, इसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, इसको हम कहेंगे क्या, उत्तर पूर्व पश्चिम गोलार्ध। तो अगर हम किसी भी स्थान का पता लगाना होता है हमें, तो हम ये देशांतर और अक्षांश से ही हम उसकी उस वस्तु की या उस जगह की स्थिति को हम जान लेते हैं। हम देखते हैं कि उस पर गूगल पर या हम मैप पर देखते हैं, गूगल मैप पर हम जब जाते हैं तो हमें उस पर अक्षांश और देशांतर ही कुछ अंश करके ऐसे बताता है, वो हमारी स्थिति बताता है कि हम किस लोकेशन पर स्थित हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन हमारा गांव के स्थान, गांव या शहर के नाम से तो बताता ही है, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है जहाँ पे हम उस समय उपस्थित होते हैं, वो हमारा अक्षांश और देशांतर ही बताता है कि हम किस जगह करंट में उपस्थित हैं। तो हम देशांतर के बारे में तो इतना जान लिए कि देशांतर का निर्माण कहाँ से हुआ, इसके बारे में तो हम जान ही लिए। तो जिस तरीके से हम अक्षांश रेखा को एक काल्पनिक रेखा कहते थे, उस तरह से देशांतर रेखा भी हमारी एक काल्पनिक रेखा है। परंतु अक्षांश रेखा क्या था, वो वृत्त था, लेकिन ये देशांतर रेखा जो है ये अर्धवृत्त होता है। जैसे कि ये जो रेखा हमारी खींची गई है ये अर्धवृत्त है, उस उधर साइड वाली रेखा जो होती है वो उस साइड की अर्धवृत्त होती है। कहने का तात्पर्य यही होता है, ये अलग होती है, वो अलग रेखा होती है, दोनों का समय बिल्कुल अलग होता है। तो इसकी भी संख्या
जितना हमारा अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है उतनी देशांतर रेखाओं की भी संख्या होती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं ध्रुवों की ओर देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है एक दूसरे से कम होती जाती है, और एकदम विषुवत रेखा पर केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जो होती है यहाँ पर सबसे अधिकतम दूरी होती है 111.2 किलोमीटर की दूरी होती है। लगभग सबसे ज़्यादा दूरी यहीं पे होती है, 111 किलोमीटर माना जाता है। वैसे 111.2 किलोमीटर कहीं कहीं पे दिया रहता है। तो देशांतर रेखा के बारे में ये हो गया। और देशांतर रेखा के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है देशांतर रेखा में। तो एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, जो यामोत्तर रेखा प्रधान रेखा जो हमारा है, ग्रीनविच मीन टाइम, ये रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। कितने देशों से होकर गुजरती है? तो ये जो है 9 देशों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन सा देश है इसको हम जान लेते हैं। सबसे पहला देश हमारा क्या है? यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे इसका मुख्यालय है, जो ग्रीनविच रॉयल वेधशाला है वो स्थिति कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में। और दूसरा है फ्रांस, तीसरा है स्पेन, चौथा है अल्जीरिया, पांचवा है माली, छठवां है बुर्किना फासो, सातवां है टोगा, आठवां है घाना और नवां है अंटार्कटिका। तो इतने देशों से होकर, इतनी जगहों से होकर हमारी ये यामोत्तर प्रधान रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम गुजरती है। तो हम समय का निर्धारण कैसे करते हैं? आइए हम ये देख लेते हैं कि हम ये देशांतर रेखा से समय का निर्धारण कैसे करते हैं। तो सीधा सीधा हम ये समझ लेते हैं कि पृथ्वी जो है एक घूर्णन पूरा करने में, मतलब पृथ्वी जो है पूरा एक बार घूमने के लिए लगभग 24 घंटे का समय लेती है। इसको हम ऐसे ही समझेंगे, मैं समझा रहा हूँ, आप बढ़िया से इसको समझिएगा ध्यान से। पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी, उसे हम कहते हैं एक पृथ्वी दिवस कहते हैं। जब एक घूर्णन 24 घंटे में वो पूरा कर लेती है तो हम उस अवधि को क्या कहते हैं? पृथ्वी दिवस कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि क्या मतलब, एक जो पृथ्वी हमारी गोलाकार है वो 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 अंश। हमारी ये जो पृथ्वी है काल्पनिक, ये 24 घंटे में क्या, जब एक घूर्णन पूरा कर लेगी तो कितना घूमेगी? 360 अंश घूम जाएगी। तो अब उसे 360 अंश घूमने के लिए कितना समय लगा? 24 घंटे का समय लगा। तो हम ये देखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह 15 अंश देशांतर की दूरी को पूरा करने के लिए 1 घंटा, मतलब 15 अंश देशांतर, अगर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, अगर वह 360 अंश, देखिए अगर वह 360 अंश कितना 24 घंटा में घूमती है, तो 15 अंश का जब हम निकालेंगे, तो अगर हम 15 अंश का देखेंगे या 1 घंटा देखेंगे, 1 घंटा का अगर हम निकालेंगे तो 1 अंश अक्षांश की दूरी निकालने में वो कितना 4 मिनट की लेती है। ठीक है, 360 अंश, ऐसे हम समझ लेंगे इसे कि 360 अंश की दूरी तय करने में पृथ्वी 24 घंटा का समय लेती है, और 15 अंश देशांतर की दूरी पूरा करने के लिए पृथ्वी 1 घंटा का समय लेती है, और 1 देशांतर की दूरी को पूरा करने के लिए पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। अर्थात जैसे अगर हम यहाँ से पृथ्वी घूमना स्टार्ट कर दी, तो यहाँ से यहाँ पे देशांतर पर जाने के लिए उसे कितना समय लगेगा? पहले अंश देशांतर पे जाने के लिए उसे 4 मिनट का समय लगेगा, तो दूसरे पर भी 4 मिनट का समय, तीसरे पर भी 4 मिनट का समय, मतलब ऐसे ऐसे 4-4 की गणना प्रत्येक अपने से एक आगे देशांतर रेखा पर पहुंचने के लिए वो 4 मिनट का समय लेता है। तो इसके बारे में तो हमें पता चल गया कि ये समय का निर्धारण कैसे किया जाता है।
तो थोड़ा सा भारत के संदर्भ में भी इसको जान लेते हैं। भारत के संदर्भ में क्या है दोस्तों कि भारत के संदर्भ में देशांतर रेखा, भारत की अवस्थिति हमारी, अगर हम अक्षांश और देशांतर को लेकर देखते हैं तो भारत की अवस्थिति हमारी उत्तर पूर्व गोलार्ध में इसकी अवस्थिति है। और भारत का जो मानक समय रेखा है वह 82.5 देशांतर है। 82.5 देशांतर है भारत का समय, मानक समय रेखा, जो कि मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि पहले क्वेश्चन में ये आते थे कि भारत इलाहाबाद नैनी का माना जाता था, लेकिन अब मिर्ज़ापुर माना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो हम ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि हमारा जो ये देशांतर रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये जो देशांतर रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो राज्य कौन कौन से हैं उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जहाँ पे वो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरेगा। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये हम जो भारत से कर्क रेखा और देशांतर रेखा ये जो गुजरेंगे, हम इनको मैप के थ्रू हम आपको दूसरे वीडियो में विस्तार से हम समझा देंगे। इसमें बस ऐसे ही बता दे रहे हैं कि भारत जो है, भारत से देशांतर रेखा, मानक समय रेखा 82.5 जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।